हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के माई हेल्थ सुरक्षा प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस प्लान के बारे में डिटेल जानने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा तो आपको हेल्थ सुरक्षा प्लान मतलब कि जो एचडीएफसी का प्लान है उसके बारे में एटलीस्ट कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों को समझा सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो कि इस प्लान के अंदर क्या यूनिक बेनिफिट्स है और क्या चीज कंपनी कवर करती है और क्या चीज कवर नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके का कंटेंट आपसे मिस ना हो और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस प्लान के बारे में डिटेल जानने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी की। तो कौन पर्सन है जो इस प्लान को ले सकता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस कवर की। तो एंट्री एज इसके अंदर होती है 18 साल, मतलब कि कोई पर्सन जो है 18 एज पहुंच चुका है, 18 ईयर्स का हो चुका है। सो यहां पर मिनिमम एज एंट्री एक किसी भी अडल्ट डिपेंडेंट की तो 18 ईयर्स होती है। या फिर हम बात करें मैक्सिमम एंट्री एज, तो अगर आपकी एज 60, 70, 80 भी हो गई है तो भी आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं, इस प्लान के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो अगर आपके बच्चे जो आप अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस हैं उनको इंक्लूड करना चाहते हैं इस पॉलिसी के अंदर, तो मिनिमम एंट्री एज 91 डेज की होती है एंड मैक्सिमम एंट्री एज 25 ईयर्स की होती है। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया एलिजिबिलिटी के अंदर कि कौन पर्सन इस प्लान को ले सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिसी की। अगर हम इंडिविजुअल प्लान लेते हैं, इंडिविजुअल सम एश्योर्ड प्लान लेते हैं, सो हम उसके अंदर एक एड ऑन भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल रहता है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, जिसका नाम है माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस एड ऑन कवर। सो क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन कवर आप इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हम फैमिली फ्लोटर वाले प्लान के अंदर जाते हैं, मतलब कि अपने साथ अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इंक्लूड करना चाहते हैं पॉलिसी के अंदर, तो ऐसे प्लान के अंदर हमारे को जो एड ऑन बेनिफिट मिलता है वो मिलता है माई हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। मतलब कि कभी भी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको कैश के रूप में एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है ऑन एवरी डे। मतलब कि अगर आप 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी रीजन की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, तो आपको यहां पर 10 डेज तक कैश बेनिफिट भी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे आपको एप्लीकेबल होता है। तो ये भी एक एड ऑन फीचर है और ये ऑप्शनल है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो आप नहीं लेने छोड़ भी सकते हैं। दूसरी हम बात करें कवरेज फॉर डिपेंडेंट्स। अब अगर हम इस पॉलिसी के अंदर कवरेज की बात करें तो कौन कौन पर्सन इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड हो सकता है। अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें तो प्रपोजर, मतलब कि जो पॉलिसी ले रहा है उसको हम प्रपोजर बोलते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, ग्रैंड मदर, सन, ग्रैंडसन, डॉटर इन लॉ, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, नीस, उसके बाद स्पाउस, डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो जो जो यहां पर आप देख पा रहे हैं उन सभी लोगों को हम इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर फैमिली फ्लोटर प्लान की। तो फ्लोटर प्लान के अंदर हम सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ को हम यहां पर फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर कवर कर सकते हैं। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है जो 25 ईयर्स के बर्थ तक पहुंच गए हैं, 25 साल की एज अगर हो गई है तो 25 साल की एज तक हम उनको इंक्लूड करेंगे, उसके बाद उनको पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ये हम बात कर रहे हैं फैमिली फ्लोटर प्लान की। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ बेसिक चीजें जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में हम बात करेंगे कुछ पॉलिसी पीरियड्स की। अब यहां पर अगर हम बात करें पॉलिसी पीरियड, तो आप 1 साल, 2 साल या 3 साल का प्रीमियम देकर अपनी पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप 3 साल का प्रीमियम या 2 साल का प्रीमियम देकर भी अपनी पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको 1, 2 और 3 ईयर कौन सा ऑप्शन यहां पर चूज करना है। बात करते हैं यहां पर एड ऑन कवर्स की। जैसा कि मैंने बताया था, यहां पर एक एड ऑन कवर होता है क्रिटिकल इलनेस का। तो यहां पर क्रिटिकल इलनेस के लिए आप यहां पर ऑप्शंस ले सकते हो कि आपको 9, 12, 15, 18, 25, 40, 45 51 क्रिटिकल इलनेस डिजीज को आप यहां पर अपने एड ऑन कवर में जोड़ सकते हैं। जितने भी डिजीज हैं वो उसके लिए आप यहां पर पॉलिसी वर्डिंग को रेफर करें, जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड 90 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है। जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो किसी भी क्रिटिकल इलनेस को होने के अगर अचानक से पॉलिसी लेने के बाद हो जाती है तो उसके लिए कंपनी कहती है कि आपको 90 डेज तक वेट करना पड़ता है और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको इसका क्लेम पे कर देते हैं। दूसरी चीज यहां पर बताया गया है कि 7 डेज सर्वाइवल, मतलब कि अगर आपको क्रिटिकल इलनेस हो गई है। अब क्रिटिकल इलनेस मतलब आप लोगों को शायद लगेगा क्रिटिकल इलनेस क्या है। क्रिटिकल इलनेस को अगर मैं सीधी और सिंपल भाषा में बात करूं तो क्रिटिकल इलनेस होता है जानलेवा बीमारियां। अगर पॉलिसी लेने के बाद अगर हमने कोई एड ऑन लिया हुआ है इस तरीके का, पॉलिसी लेने के 90 डेज के बाद अगर ऐसा हो जाता है तो पर्सन अगर 7 डेज के बाद अगर
डेथ करता है या 7 डेज तक सर्वाइव करता है तो ही इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा हम बात करेंगे हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, अगर यहाँ पर हम पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लेते हैं तो यहाँ पर 24 आवर्स का आपको एडमिशन जरूरी होता है। दूसरी मैं बात करूंगा यहाँ पर अगर आपने 2 टाइम्स ऑफ द बेस पॉलिसी अगर ये बेनिफिट लिया है और हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्री पॉलिसी चेकअप्स की। जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो कुछ कंपनी होती है जो हमसे पॉलिसी लेने से पहले हमें कुछ टेस्ट कराते हैं जिसे हम पीपीसी बोलते हैं, मतलब कि प्री पॉलिसी चेकअप्स बोलते हैं। तो ऐसी केस में हमारे को यहाँ पर कुछ एज क्राइटेरिया है 55 या 60 की एज में, या फिर किसी को अगर पीडी है तो उस केस में भी कंपनी की रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपको प्री पॉलिसी चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पॉलिसी यहां पर दी जाएगी। तो ये मेन कंडीशंस है जिसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे प्रीमियम के टायर की, मतलब कि अब आपने सुना होगा जैसे टायर 1, टायर ए, 1A, टायर 1B, इस तरीके से। तो जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है उसका प्रीमियम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एंड अगर हम बात करें टायर 1B की तो जिसके अंदर बॉम्बे, नवी मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद एंड वडोदरा आता है। एंड अगर मैं बात करूं टायर 2 की तो रेस्ट ऑफ द इंडिया आता है। तो यहाँ पर प्रीमियम में थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो दिल्ली एनसीआर में जो आपके मेडिकल कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो इसी वजह से यहाँ पर प्रीमियम का भी थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो इसकी कंडीशन है, आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर अगर आप टायर 1 से पॉलिसी लेते हैं, मतलब कि दिल्ली एनसीआर के थ्रू पॉलिसी लेते हैं, तो आपका कोई को पेमेंट नहीं है, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना। अगर जितना बिल है वो आपको वापस मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर कैशलेस बेनिफिट के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए टायर ए बी के यहाँ से आपने अगर पॉलिसी लिया है, मान लीजिए आपने पुणे से पॉलिसी लिया, ठीक है, आप पुणे से बाहर निकलकर अगर कहीं जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर आपको कहती है कि आपको 20% की को पेमेंट लगेगी अगर आप किसी भी क्लेम के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर में जाते हैं। तो यहां पर आपको सिंपल समझने वाली बात यह है, अगर आपने टायर 1B से आपने अगर पॉलिसी लिया है और आप टायर 1A से जाकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको यहां पर 20% का को पेमेंट लगने वाला है, राइट। तो इसी तरीके से आप यहां पर अगर देखेंगे, अगर हम पेमेंट करते हैं टायर 2 की, मतलब अगर मैं रेस्ट ऑफ इंडिया से पॉलिसी लेता हूं और अगर मैं फिर दोबारा से टायर ए या टायर 1B या टायर ए, तो अगर टायर 1A पे या टायर 1B पर जाता हूं तो भी मेरा यहां पर 20% का को पेमेंट लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहां पर सिंपल है, अगर हम किसी भी ऐसे स्टेट से पॉलिसी लेते हैं या फिर अगर मैं बात करूं बॉम्बे से पॉलिसी लेते हैं, दिल्ली में जाके ट्रीटमेंट लेता हूं, या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया से पॉलिसी लेता हूं, दिल्ली में जाके ट्रीटमेंट लेता हूं, तो मेरे को 20% का को पेमेंट लगने वाला है। मतलब कि 20% मेरे को अपनी जेब से देने वाला है और बाकी का जो अमाउंट है वो कंपनी की साइड से मिल जाएगा। सो ये आपका यहाँ पर एक बहुत जरूरी पॉइंट है जानने के लिए। सो इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज को जानना बहुत जरूरी है अगर पॉलिसी आप लेना चाहते हैं। सो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज ऐसी भी हैं जो कि आप रेस्ट ऑफ इंडिया से ले रहे हो या किसी भी स्टेट से ले रहे हो, तो वहां पर जाकर आपको किसी भी तरीके का को पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज में यही कंडीशन होती है, कुछ कंपनीज के कुछ प्लान के ऊपर आपको कंडीशंस नहीं भी होती है, राइट। सो अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स हॉस्पिटलाइजेशन कवर की। मतलब कि जब भी अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, जब भी हमारे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमको कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, कौन कौन से खर्चे हैं जो कंपनी हमें यहाँ पर पे करती है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस, जैसे कि रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग चार्जेस, कंसल्टेशन फीस, ब्लड ऑक्सीजन ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, प्लस मेडिसिन, ड्रग्स, ठीक है, जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस है उसके अगेंस्ट अगर आपका कोई खर्चा हुआ है तो वो सारी चीजें आपको कंपनी के द्वारा पे कर दी जाती है अगर आप 24 आवर्स से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी भी डिजीज के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बताया कि मेडिकल एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर होते हैं, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल हेल्थ केयर। मतलब कि अगर कोई भी आपका मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आप अपना यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर होम हेल्थ केयर की। होम हेल्थ केयर के अंदर कंपनी कहती है कि अगर आप होम हेल्थ केयर लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको कुछ लिमिटेड ट्रीटमेंट मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेंगू, हेपेटाइटिस,
फीवर मैनेजमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लिमिटेड डिजीज हैं जो कि कंपनी आपको होम हेल्थ केयर के थ्रू पे कर रही है। सो इसके लिए बाकी आप यहाँ पर पॉलिसी वर्डिंग जरूर रेफर कीजिएगा, अदरवाइज मैंने आपको होम हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दिया, हालांकि ये सभी पॉलिसीज के अंदर कवर्ड नहीं होता है। बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन की। डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन भी एक तरीके का होम ट्रीटमेंट है, बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, इट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द ट्रीटिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है उस मेडिकल प्रैक्टिशनर की यहाँ पर आपका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, उसको रिकमेंड होगा तभी आपको होम ट्रीटमेंट मिलेगा। इसको डोमेस्टिक ट्रीटमेंट को भी होम ट्रीटमेंट हम बोलते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, द कंडीशन of the insured person is such that he could not be removed to the hospital, मतलब कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह कंडीशन उसकी ऐसी है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, मतलब कि हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते, तो उस केस में भी हमें यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट मिल जाता है। या फिर और लिखा हुआ है, या फिर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, द मेडिकल नेसेसरी ट्रीटमेंट इज टेकन एट होम ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम इन हॉस्पिटल। अगर किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल में रूम नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट करना जरूरी है, तो घर पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसके जो पैसे हैं, उसके जो क्लेम है, वो यहाँ पर पे कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने ट्रीटमेंट के दौरान प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो आपको मिल जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आपका पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया जा सकता, तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में भी हम यहाँ पर ट्रीटमेंट घर पर ले सकते हैं। तो ये तीन चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जो कि एक्सक्लूड की जाती है, जिसको हम होम ट्रीटमेंट के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। जैसे कि कफ एंड कोल्ड होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा होता है, तो इस तरीके के जो डिजीज हैं वो आपके यहाँ पर कंपनी कवर नहीं करेगी होम ट्रीटमेंट के अंदर। जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, डायरिया है, तो इस चीजों को आप कंपनी को आप कह ही नहीं सकते कि सर हमारे को होम ट्रीटमेंट में कवर करो, ठीक है। सो ऐसी चीजों को कंपनी यहाँ पर एक्सक्लूड कर रही है। अस्थमा है, ठीक है, सो ऐसी चीजों को कंपनी यहाँ पर एक्सक्लूड कर रही है और इन चीजों को कंपनी क्लियरली बोल रही है कि हम आपका डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में इन सब चीजों को कवर नहीं करने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, एक बार जरूर रेफर कीजिएगा पॉलिसी वर्डिंग्स को, बाकी अदरवाइज मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश पूरा कर पा रहा हूं, ठीक है। दूसरा यहां पर हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर की। अब जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, सो उससे पहले के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे मतलब मेडिसिन के हो सकते हैं, डॉक्टर के हो सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स अगर हमने कराई है वो हो सकते हैं। सो वो सारे एक्सपेंडिचर हमें कंपनी के द्वारा वापस मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री हॉस्पिटलाइजेशन रिम्बर्समेंट, ठीक है। सो ये 60 डेज तक के कंपनी सारे बिल आपको वापस कर देती है, सारे जितने भी एक्सपेंडिचर है उसका पैसा कंपनी आपको वापस कर देती है। बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर की। अब जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो डॉक्टर डिस्चार्ज के टाइम पर, छुट्टी देने के टाइम पर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपको अपना जो आपने ट्रीटमेंट किया है, जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बाद आपको 15 दिन की मेडिसिन खानी है, उसके बाद 15 दिन के बाद मेरे को भी दिखाना है और ये रिपोर्ट्स करानी है। सो जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो देखो आपकी पॉकेट से हो रहे हैं, लेकिन कंपनी उसके लिए आपको कह रही है कि आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, मतलब कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर रिम्बर्स कर सकते हो। और जो इसकी लिमिट है वो है 180 डेज की, मतलब अगले 6 महीने तक के सारे बिल्स जो कि आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है वो हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर में कवर कर सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है कि ऐसे प्रोसीजर जिसके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना, एडमिट होना जरूरी नहीं होता, तो ऐसे ट्रीटमेंट को भी हम डे केयर प्रोसीजर के अंदर कवर करते हैं। और ऐसे प्रोसीजर आपके हो सकते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट होता है, आपने कैटरेक्ट का सुना होगा, आपने हर्निया का ऑपरेशन सुना होगा, आपने स्टोन का ऑपरेशन सुना होगा, तो जिसके लिए आपको एटलीस्ट 3-4 घंटे के अंदर अगर अपना ट्रीटमेंट हो जाता है, आप घर जा सकते हो। और ऐसे प्रोसीजर को हम डे केयर प्रोसीजर के अंदर कवर करते हैं और इसका क्लेम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर रोड एम्बुलेंस की। अब कभी भी मान लीजिए अगर रोड एम्बुलेंस के दौरान या कोई भी इमरजेंसी के दौरान हम रोड एक्सीडेंट
सॉरी रोड एम्बुलेंस का हम यूज करते हैं, तो इसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी आपको कंपनी के द्वारा वापस कर दिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गन डोनर एक्सपेंडिचर्स की। ऑर्गन डोनर एक्सपेंडिचर मतलब कि अगर कोई भी आपका ऑर्गन जो कि किसी वजह से खराब हो गया है, आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी कंपनी सम एश्योर्ड तक कवर कर देती है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, तो यहां पर आपको ऑर्गन डोनर का बेनिफिट भी मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो आपको जिसको बोलते हैं आयुष ट्रीटमेंट, जिसको आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, तो ऐसे ट्रीटमेंट को भी कंपनी इस पॉलिसी के अंदर आपको कवर दे रही है। बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 एयर एम्बुलेंस की। एयर एम्बुलेंस के अंदर अगर हम बात करें, कोई भी पर्सन जो कि किसी हिली एरिया पे, पहाड़ी इलाके पर मान लीजिए किसी फैमिली टूर के साथ गया है, तो फैमिली के साथ घूमने के पर्पज से गया, बट वहां पर उनकी जाके तबियत खराब हो जाती है, अचानक से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, सो किसी भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की हेल्प लेकर हम एयर एम्बुलेंस का यूज ले सकते हैं। और अगर उनको इस तरीके का यूज लेना है तो यहाँ पर कंपनी उसको कवर करती है, बट इसमें एक एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन क्या है कि आप अपने घर से लेकर एयर एम्बुलेंस का यूज नहीं कर सकते। अगर आपका घर पे तबियत खराब हुई है तो आप एयर एम्बुलेंस का यूज नहीं कर सकते। अगर आप किसी हिली एरिया में है या किसी ऐसे एरिया में है जहां पर आपको प्रॉब्लम है या हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ही हम एयर एम्बुलेंस का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर रिकवरी बेनिफिट्स की। अब रिकवरी बेनिफिट्स के अंदर आता है कि अगर मान लीजिए आप 10 दिन से ज्यादा कॉन्टिन्यूसली हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो इस केस में कंपनी आपको एक रिकवरी बेनिफिट देती है। और इसके लिए आपको जैसे कि होम ट्रीटमेंट है, होम ट्रीटमेंट के अंदर या हेल्थ केयर के अंदर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और 10 दिन तक कॉन्जिक्यूटिव आपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है और उसके बाद अगर आपने रिकवरी हो जाती है, तो आपको कंपनी की साइड से एक रिकवरी बेनिफिट मिल जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे रिकवरी बेनिफिट की। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 12 के अंदर सम एश्योर्ड रीबाउंड की। सम एश्योर्ड रीबाउंड का मतलब यह है कि अगर आज आपने पॉलिसी लिया, और इस टाइम पर अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया या कोई भी क्लेम नहीं लिया 1 साल तक, तो कंपनी आपका जो रिस्क कवर है वो बढ़ाकर अगले साल इंक्रीज कर देगी, जो कि अलग अलग सम एश्योर्ड के हिसाब से, अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग होता है। मतलब जैसे एग्जांपल में बात करता हूं, अगर आपका सिल्वर प्लान है, सिल्वर प्लान के अंदर आपका 10% इंक्रीज होगा, जिसको हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं। अगर आपका एग्जीक्यूटिव प्लान है तो उस केस में आपका 10% होगा, बट वो 100% तक जाएगा आई थिंक, या फिर 20%, 25% आपका एनसीबी होगा। और अगर आपका डायमंड प्लान है या फिर सबसे सुपीरियर प्लान है, तो उसके अंदर 50% का नो क्लेम बोनस मिलेगा, जो कि मैक्सिमम ऑफ 200% तक चला जाएगा। सो ये बेनिफिट होता है आपका नो क्लेम बोनस बेनिफिट, या इसको हम क्यूमुलेटिव बोनस बेनिफिट भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे कुछ मेन बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे कुछ वेटिंग पीरियड्स की या एक्सक्लूजन्स की। अब सबसे पहले अगर हम बात करें वेटिंग पीरियड, तो सबसे पहला वेटिंग पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं जर्नल वेटिंग पीरियड। अब जब भी हम पॉलिसी लेते हैं, जब भी हम कभी भी एक नई पॉलिसी बाय करते हैं, तो पहले दिन से हमें एक्सीडेंटल का बेनिफिट मिलता है। एक्सीडेंटल इंजरी अगर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं। सो ये होता है हमारा जर्नल वेटिंग पीरियड, और डे 1 से हमें एक्सीडेंट का कवर मिल जाता है। और साथ में अगर मैं बात करूं कि अचानक से होने वाली बीमारियां, जो कि कंपनी 30 डेज के बाद यहां पर आपको कवर देती है। यहां पर आप देख भी सकते हो, लिखा हुआ है एडमिशन स्टार्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द पॉलिसी कमिटमेंट डेट। मतलब कि कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है इस तरीके का, तो 30 डेज के बाद आप पॉलिसी के अंदर अपना क्लेम कर सकते हैं। एक होता है हमारा स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड, जिसको हम वेटिंग पीरियड फॉर लिस्टेड इलनेस एंड प्रोसीजर्स बोल सकते हैं। तो जो कि हर एक कंपनी के अंदर, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको यहाँ पर 24 मंथ्स के यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। 24 महीने का मतलब कि 2 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। इसके अंदर कौन कौन सी इलनेसेस आती है, कौन कौन सी बीमारियां आती है, आप कुछ बीमारियों के नाम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हो गया कैटरेक्ट, इसके अंदर हो गया पाइल्स, इसके अंदर हो गया गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिजीज, इसके अंदर हो गया आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट, इसके अंदर हो गया आपका हर्निया, इसके अंदर हो गया आपका स्टोन। तो इस तरीके की जो डिजीज हैं, वो सारे डिजीज कंपनी यहाँ पर आपको 2 साल के बाद आपको कवर कर देती है। सो ये आपकी एक स्पेसिफिक डिजीज है, जो कि मैक्सिमम कंपनीज के अंदर ये कंडीशन रहती है कि आपको 2 साल का वेट करना ही पड़ेगा इन पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर, इन पर्टिकुलर बीमारियों के ऊपर। ठीक है, सो यहां पर हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड प्रोसेस की या थर्ड वेटिंग पीरियड की, जिसको हम बोलते हैं
वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टेंट डिजीज की। अब यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर भी 2 साल के बाद कवर होते हैं, जैसा कि मैंने कुछ नाम अभी आपको बताया था। इसके अंदर हो गया हर्निया, इसके अंदर हो गया हाइड्रोसिल, इसके अंदर हो गया जॉइंट रिप्लेसमेंट। अगर आपके कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर आप जाते हो तो ये कंपनी आपको पर्टिकुलर जो भी मैक्सिमम कंपनीज है वो आपको यहाँ पर 2 साल के बाद कवर करने वाली है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम बात करें वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टेंट कंडीशन। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है जिसको 3 साल से, जिसको पहले से कोई डिजीज है या पहले से कोई ऑपरेशन लिया हुआ है, तो उस केस में कंपनी यहां पर आपका जो डिजीज है उसको 3 साल के बाद कवर करेगी, या हम बोल सकते हैं 36 मंथ्स के बाद इसको कवर मिलता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कोई भी पर्सन जिसको पहले से कोई डिजीज है या पहले से उसने कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो ऐसे डिजीज को या ऐसी बीमारियों को कंपनी पर्टिकुलरली 36 मंथ के बाद या 3 सालों के बाद कवर करती है। बट कस्टमर को यहां पर डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई ये डिजीज मेरे को पहले से हो रखी थी और इस पर्टिकुलर डिजीज को कंपनी 3 साल के बाद कवर कर लेगी। अगर कस्टमर यहां पर अपनी चीजों को छुपा लेता है, नहीं बताता है, तो कल को उसका क्लेम या उसकी पॉलिसी टर्मिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि अगर कोई भी मतलब कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देता या फिर डिस्क्लोजर नहीं करता, तो उस केस में, नॉन डिस्क्लोजर के केस में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, वेटिंग पीरियड फॉर पेरेंट्स एंड चाइल्ड केयर कवर। अगर मान लीजिए अगर हम वेटिंग पीरियड फॉर पेरेंट्स की अगर हम बात करें, तो यहां पर 48 मंथ्स के बाद आप अपने पेरेंट्स या चाइल्ड कवर का बूस्टर एक एड ऑन बेनिफिट है, तो अगर आप ये जाते हैं तो आपको पेरेंट एंड चाइल्ड कवर का बूस्टर जो है 4 साल के बाद कवर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है जो कि नॉर्मली कुछ कंपनीज में नहीं भी होता, यहां पर है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हमने इस प्लान के बारे में कंप्लीट नॉलेज लिए, मैक्सिमम चीजें हमने जानने की कोशिश करी, एंड फाइनली मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप इस प्लान के बारे में और ज्यादा डिटेल चाहते हो, सो नीचे एक ब्रोशर का लिंक है, तो आप अगर प्लान के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, अगर मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, तो वहां पर आपको इस प्लान का ब्रोशर मिल जाने वाला है, प्लस जो जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है, जो जो स्पेसिफिक डिजीज है, वो आपको एक लिस्ट मिल जाने वाली है, जिसको आप कस्टमर को भेज सकते हो या अपने रेफरेंस के लिए अपने पास भी रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। प्लस अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और साथ में आपको भी एक नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको टाइम पर पता लग जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं आपको हेल्प करूंगा किसी भी चीज को आपको आगे ले जाने के लिए। सो मेरा काम है आप जैसे एडवाइजर्स को हेल्प करना, या आप जैसे एडवाइजर्स को एक राह दिखाना कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के अंदर हैं, तो आप किस तरीके से लोगों से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करके अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, प्लस लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी मोटिवेशन के साथ और इसी वीडियो के कंटेंट के साथ। एंड थैंक यू सो मच। फाइनली, गुड बाय, सी यू।